नमस्कार। मैं जन्मकता श्रीओम गौतम। उत्तर दक्षिण हिंदी और तमिल का जो एक झगड़ा है, इसको लेकर डीएमके की पूरी राजनीति शुरू से लेकर आज तक चल रही है। उसी कड़ी में एमके स्टालिन ने अब एक और बयान दे दिया है। एमके स्टालिन ने जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं एन रवि, उनको वापस बुलाने के लिए चिट्ठी लिख दी है केंद्र सरकार को, यानी कि प्रधानमंत्री को। वजह यह है कि एक कार्यक्रम हो रहा था, हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा था, और उस कार्यक्रम के दौरान एक गाना जो, या उसे कहेंगे तमिल गान जो चल रहा था, उसमें एक लाइन को सिंगर भूल गया और ये किसी वजह से उसका ध्यान दूसरी तरफ जाने की वजह से हुआ और गाना पूरा हो गया। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बयान दिया कि देखिए, ये जो एन रवि हैं ये आर्यन हैं और तमिल संस्कृति से ये नफरत करते हैं, इसलिए उस गाने के या उस गान के अंदर जो द्रविड़म शब्द था उसको न बोला जाए। उससे चिढ़ने की वजह से या तमिलों से एलर्जी होने की वजह से इन्होंने इसको करेक्ट भी नहीं किया, न उस गायक को टोका। ये सीधे तौर पर केंद्र के दूत के तौर पर और तमिल लोगों की भावनाओं को रौंदने की कोशिश की जा रही है। साथ ही स्टालिन ने यह भी कहा कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। संविधान में कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। भारत में 125 से ज्यादा भाषाएं हैं और करीब 1600 के करीब भारत में बोलियां बोली जाती हैं, तो किसी एक भाषा को कैसे दूसरी भाषाओं के ऊपर थोपा जा सकता है, जबकि पूरे देश में सबको पता है कि त्रिभाषा फॉर्मूला चलता है, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला चलता है। एक स्थानीय भाषा, एक जो सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी, और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी ज्यादातर प्रदेशों में पढ़ाई और ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसमें जो द्रविड़ और आर्य वाली जो थ्योरी है जो अंग्रेजों ने थोपी थी भारत के ऊपर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज भी लुटेरे थे और उनसे पहले जो मुगल या दूसरे सुल्तान वगैरह थे वो भी लुटेरे थे। अंग्रेजों को खुद को जस्टिफाई करना था, इसलिए उन्होंने भारत में एक नई थ्योरी दे दी। और जब सिंधु घाटी या फिर वास्तव में जो सरस्वती घाटी है, वैदिक जो सभ्यता थी, उसके जो अवशेष मिले उसको उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। उसकी भाषा चूंकि अभी तक पढ़ी नहीं गई, उस भाषा को उन्होंने अलग कर दिया और ये कह दिया कि ये जो संस्कृत है या वैदिक सभ्यता है ये अलग है, ये विदेशों से आई थी। और जो प्राचीन सभ्यता थी या फिर जो सिंधु घाटी इन्होंने जिस इस्तेमाल किया था शब्द, वो सभ्यता के तार जो जुड़े हुए हैं वो दक्षिण भारत के लोगों से जुड़े हुए हैं और तमिल उन भाषाओं के साथ मतलब सिमिलरिटी रखती है। लेकिन वास्तविकता इसकी कुछ और है। बाद में जो तमाम खुदाई हुई, कालीबंगन से लेकर राखीगढ़ी जैसे जो बड़े बड़े सेटलमेंट की खुदाई हुई, उस तथाकथित सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता की, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि ये पूरी की पूरी जो सभ्यता या जो बसावटें थी वो बहुत ज्यादा सरस्वती घाटी के एरिया में थी, जो लुप्त हो गई। इसके भी वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी उन चीजों पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है, विश्लेषण नहीं होते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। और आज भी स्कूलों में या विद्यालयों की 12वीं तक की किताबों में जब भी उस सभ्यता के बारे में बात की जाती है तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा जाता है। और वहां पर अभी भी कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पढ़ाया जाता है। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरा मामला जो है इसी थ्योरी और इसी पूरे के पूरे नैरेटिव के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन बाद में जो स्टडी हुई है और तमाम कोशिशें हुई हैं सिंधु घाटी की उस लिपि को जो ज्यादातर मोहरों पर मिली है उसको पढ़ने की जो कोशिशें हुई हैं, उन सबसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो लिपि है उसका भारतीय भाषाओं या फिर जो 2 प्राचीन भारतीय भाषाएं कही जाती हैं, लिपियां कही जाती हैं, एक है ब्राह्मी और दूसरी है तमिल। तमिल की जो प्राचीन लिपि है वो प्राचीन ब्राह्मी से भी उसका बहुत क्लोज संबंध है। यानी कि भाषाएं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कहावत होती है कि 2 गांव बदलने पर भाषा या बोली बदल जाती है, और इसके पीछे बहुत सारे जो स्थानीय कारण होते हैं या लोगों की सोच में जो थोड़ा बहुत अंतर आता है जलवायु या दूसरे कारणों से, उससे भी फर्क पड़ जाता है।
लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्दों में जो एक जुड़ाव है, आप अगर जैसे डीएमके की बात की जाए, वो सीधे तौर पर कहती है कि उत्तर वाले अलग हैं और दक्षिण वाले अलग हैं, और इसी बात को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल ने यह भी कहा है कि वो जो टिप्पणी कर रहे हैं वो नस्लवादी है। नस्लवादी क्यों है? क्योंकि उन्होंने आर्यन और द्रविड़ कह के जो भारत के दो नागरिकों के बीच में खाई खोदने की कोशिश की है, वही नस्लवाद होता है। नस्लवाद का मतलब यही होता है कि कोई एक व्यक्ति, हम भारत के हैं, और अगर हम किसी व्यक्ति के से इस बात पर लड़ाई करें या भेदभाव करें कि वो गोरा है या यूरोप से आया, तो ये नस्लवाद हो गया। तो ये जो स्थिति पैदा करने की कोशिश स्टालिन कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि वहां जो सोच उन्होंने फैला रखी है, या उससे पहले स्टालिन के पिता एम करुणानिधि, जो जिन्हें कलैनार भी कहा जाता है, कलैनार यानी कि कलाकार, कलाकार ने भी यही सब फैला के अपनी राजनीति वहां चमकाई थी और इतने साल तक वहां पर शासन किया था। तमिलनाडु में सारी राजनीति का सबसे बड़ा जो बेस होता है वो हिंदी विरोध होता है। जो भी लोग तमिलनाडु कभी गए हो तो वहां उन्होंने देखा हुआ कि अगर गलती से उन्होंने कहीं हिंदी बोल दी तो सामने वाला उसको समझ तो जाएगा, लेकिन उनको ऐसे दिखाएगा कि उसे हिंदी आती नहीं है, और वो उनको सहयोग करने की बजाय उसका एक तरीके से परेशान करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हिंदी विरोध हमने खुद वहां पर झेला है। तमाम जो लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, लेकिन अभी कुछ बदलाव आए हैं, जैसा हमने जिक्र भी किया था कि सदगुरु जैसे कुछ लोग हैं, या फिर अन्नामलाई जैसे कुछ नेता पैदा हुए जो इस पूरी की पूरी खाई को खोदने वालों की ही कब्र खोदने में वहां पर लगे हुए हैं। अब स्टालिन को यह लगता है कि अगर वो दोबारा से हिंदी और तमिल का झगड़ा नहीं पैदा करेंगे तो उनकी राजनीति, या फिर उनके बेटे को जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो उस स्थिति की वजह से ही चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या फिर राजा हो या दूसरे उनकी पार्टी के नेता हो, वो सनातन को मिटाने की बात करते हैं। सनातन को कभी डेंगू बताया जाता है, कभी HIV वायरस बताया जाता है, कभी कुष्ठ रोग की संज्ञा दे दी जाती है, और ये कहा जाता है कि सनातन को खत्म किए बिना हम सही तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। डीएमके की सोच तो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा राष्ट्र विरोधी है कि वो तो एक अलग ही तमिललैंड की बात करते हैं। उनकी मांग ये है, उनके अंदर खाने ये स्वप्न है कि तमिलनाडु को भारत से अलग करके एक अलग देश बना लिया जाए जो कि तमिलनाडु कहा जाएगा। और वो ये कहते हैं कि चूंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इसलिए हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट डीएनए स्टडी हुई है उनमें सब में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में रहने वाले 95 से 98% तक लोगों का डीएनए एक ही है। उसमें जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखते हैं वो इसी वजह से है कि बीच बीच में भारत की चूंकि संस्कृति रही है कि कोई भी कहीं से भी आया, हमने उसको आत्मसात कर लिया, अपने साथ मिला लिया। अगर वो उपद्रवी सोच का नहीं था, अगर वो अलगाववादी सोच का नहीं था, तो फिर वो हम में ही मिल गया। और इसका एक बड़ा उदाहरण पारसी कम्युनिटी है। पारसी कम्युनिटी फारस से आई, जिसे आज ईरान कहा जाता है, लेकिन भारत में आने के बाद वो इस तरीके से भारत में घुल मिल गए कि कोई पहचान भी नहीं सकता। और भी तमाम ऐतिहासिक ऐसे बहुत से आगमनों की जो इतिहास पड़ा हुआ है, चाहे वो शक रहे हो, हूण रहे हो, कुषाण रहे हो, तमाम ऐसे लोग या सिथियंस रहे हो, भारत में आए, भारत की संस्कृति में घुल मिल गए और भारत के लोगों ने भी उन्हें बाहें खोल कर अपना लिया। इस वजह से डीएनए में जो 5 से 7% का जो उतार चढ़ाव या डेविएशन दिखाई देता है, उसकी वजह ये है। अब जो डीएनए सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा गया है, या वैदिक सभ्यता, या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता उसे कहे, वहां की जो हड्डियां मिली उससे भी जब डीएनए की मैचिंग हुई तब भी ये स्थिति पॉजिटिव ही थी, यानी कि वो डीएनए भी आज के हम भारतीयों के डीएनए से मिलता है, पूरी तरह मिलता है। जो कहा गया था कि आर्यों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता के जो सेटलमेंट्स थे उनको तबाह कर दिया, तब तक जो जानकारियां नहीं थी, इसलिए ये दावे उनके चल गए थे। लेकिन बाद में जो स्टडी में सामने आया कि सरस्वती घाटी का जो पूरा का पूरा पथ था, सरस्वती नदी के सूख जाने की वजह से ये उतार चढ़ाव हुए, और उसके अलावा जो टेक्टोनिक प्लेट में जो उतार चढ़ाव हुए 3000 सालों के अंदर, उनकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता जो थी, जो वहां रहने वाले लोग थे, वो पलायन करके भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में फैल गए।
और वो जगह सुनसान हो गई जहां कालांतर में मिट्टी जम गई और वो टीलों में तब्दील हो गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज जो हम अरावली की रेंज देखते हैं, अरावली की पहाड़ियां देखते हैं, वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जहां से ये अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, वहीं से होकर सरस्वती नदी का विशाल रास्ता निकलता था। लेकिन आज वहां पर ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियां हैं, और ये साइंटिफिक बात मैं कह रहा हूं, मेरा इसमें कोई कल्पना नहीं है। आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर जाकर हम उसकी लिंक भी डालने की कोशिश करेंगे। लिंक अगर मिल जाता है तो सरस्वती के विलुप्ति पर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है 60-70 पेज की, उसमें ये सारे साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रूव हो रहे हैं सारी चीजें। अब बात आते हैं साहित्य को लेकर। जैसा भाषा की बात चल रही है, तो भाषा में भी जो पुराने तमिल साहित्य को जो लोग जानकार है, वो भी ये इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मी और तमिल की जो प्राचीन लिपि है उसमें बहुत सारी समानता है। जैसे ब्राह्मी में और जो देवनागरी है उसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है, उसी तरीके से ब्राह्मी और तमिल में अंतर तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी है, एक सिमिलरिटी है, या फिर एक जुड़ाव भी नजर आता है। तमाम शब्द जो आप देखेंगे वो तमिल के शब्दों को संस्कृत में आप पाएंगे। ये तभी हो सकता है जब वो एक ही परिवार की भाषाएं हों, या फिर एक ही भाषा से या लिपि से निकली हुई भिन्न भिन्न उनकी शाखाएं हों। तो चूंकि मूल जो लिपि है वो वही है जो सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है, और उसके दो रूप बन गए। पहला जो रूप उसका ज्यादा नजदीकी रूप है वो तमिल लिपि के रूप में है, और उसका उत्तर की तरफ जो डाइवर्जन हुआ है या जो बदलाव हुए हैं वो ब्राह्मी के रूप में है। और ब्राह्मी से बाद में फिर चाहे बंगला लिपि बनी हो या गुरमुखी बनी हो या दूसरी अन्य पाली ले लीजिए या असमिया ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ आएंगे उन भाषाओं की निकटता संस्कृत के साथ होती जाएगी, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे उन भाषा और लिपियों की जो निकटता है वो तमिल जो लिपि है उसके साथ हो जाएगी। कभी तमिल लिपि को ही तमिल ब्राह्मी भी कहा जाता था। तो ये सारी समानताएं होते हुए भी चूंकि उन्हें राजनीति करनी है, हिंदी विरोध को बढ़ावा देना है और इसी पर अपनी राजनीति की पूरी इमारत उन्हें खड़ी करनी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम और ज्यादा स्पष्टता से जाएं तो श्रीमद् भागवत का मैं एक श्लोक का उल्लेख करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत जो भारत के जितनी भी पुराण हैं उन सभी पुराणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की जो कहानी है वो आगे आती है। उसमें 370 प्रसंग हैं या आप अध्याय कह सकते हैं। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जो इस पूरे के पूरे आर्यन द्रविड़ थ्योरी को ही ध्वस्त कर देता है। लेकिन उस पर चूंकि लोगों का ध्यान नहीं जाता, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से सोचते हैं, उन्होंने कभी भागवत नहीं पढ़ी, और जो भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनाते हैं या संस्कृत के आचार्य हैं, वो इस दृष्टि पे ही कभी नहीं गए। उसमें जो दूसरा श्लोक है वो कहता है कि सत्यव्रत नामने द्रविड़ेश्वरा। अब ये जो प्रसंग है ये दरअसल वैवस्वत मनु के बारे में है। ये वैवस्वत मनु जो हैं, जिनको कि इस मनवंतर का मनु कहा जाता है, जिनका कि आप कभी भी आपने देखा होगा कि जब कोई पूजा होती है, जब संकल्प लिया जाता है तो वहां पूरा विश्लेषण पूरा का पूरा जो उसकी व्याख्या होती है या वहां जो डिटेल दी जाती है, तो उसमें ये बोला जाता है जब संकल्प किया जाता है कि भारत खंडे वैवस्वत मनवंतरे। अब ये वैवस्वत जो मनवंतर है यानी कि वैवस्वत है वो विवस्वान के पुत्र है। विवस्वान कौन है? सूर्य है। यानी कि जो हमारे मनु थे, जिनकी पीढ़ी में हम सभी माने जाते हैं, जिनसे हमारा नाम मनुष्य बनता है, वो जो वैवस्वत है वो खुद में एक द्रविड़ राजा है। अब आप सोचिए, अगर द्रविड़ और आर्य अलग रहे होते तो यहां ये द्रविड़ेश्वर शब्द क्यों इस्तेमाल होता? अगर आर्य अलग होते, बाहर से आए होते, तो एक द्रविड़ राजा के वंशजों को ही आगे बढ़ाने की और उसी की बात कैसे कही जाती? आर्य एक श्रेष्ठता का सूचक शब्द है। इसका मतलब था जो पढ़ा लिखा सुसंस्कृत
सभ्य व्यक्ति, और जो कम पढ़ा लिखा है या जिसके तौर तरीके थोड़े हिंसक हैं, इसलिए उनको आर्य अनार्य बोल दिया जाता था। ये कोई अलग जातियां नहीं थी, अलग नस्लें नहीं थी, अलग कहीं से आए हुए लोग नहीं थे। ये जो रेफरेंस है, अगर इस पर बात की जाए तो सारे झगड़े मिट जाते हैं और फिर उन हिंदी विरोधियों के पास भी कोई शब्द नहीं रह जाएगा, सनातन विरोधियों के पास भी कोई शब्द नहीं रह जाएगा, जो ये कहते हैं, जो कि उस अंग्रेजों की थ्योरी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस देश में जो आर्य है, या फिर जो उत्तर भारत में भी अब ये चलने लगा है कि मनुवादी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि ये बाहर से आए हैं और हम आदिवासी बोले जाते हैं, आदिपंथी बोले जाते हैं। वो तमाम तरीके के जो शेड्यूल कास्ट की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर या मायावती जैसे, काशीराम जैसे लोग हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो मूल निवासी हैं, और जो अगड़ी जातियां हैं वो आर्य लोग हैं जो बाहर से आए थे। लेकिन अब चूंकि श्रीमद् भागवत के इस पूरा का पूरा जो दूसरा श्लोक है, नवम स्कंद के दूसरे अध्याय का, इसको हर जगह जितने भी सनातनी होते हैं, जितनी भी उनकी पूजा संस्कार यज्ञ वगैरह होते हैं, हर जगह ये शब्द बोला जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ये देसी विदेशी का झगड़ा होता तो ये फिर कैसे स्वीकार कर लिया जाता। अगर वो लोग आर्य होते, हमारे पूर्वज आर्य होते, तो फिर क्यों अपने को द्रविड़ों का वंशज बता दे। और अगर द्रविड़ अलग होते, द्रविड़ एक सूचक है समृद्धि का, यानी कि समृद्ध राजा, तो द्रविड़ शब्द समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन वहां उसको एक नस्ल में तब्दील कर दिया गया। वैवस्वत मनु हमारे पूर्वज हैं, हम सभी उन्हीं के वंशज माने जा रहे हैं, और वो खुद एक द्रविड़ राजा है। तो ये जो झगड़ा है, वो झगड़ा सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव की वजह से है, उस अफवाह की वजह से है, जिसको लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पिछले 200 साल में तमिलनाडु में बहुत ज्यादा हवा दे रखी है। तमिलनाडु के जो, या तमिल साहित्य के जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो अच्छी मतलब सोच रखते हैं, जो इस राजनीति में शामिल नहीं है, वो सब इस बात को मानते हैं कि तमिल और संस्कृत दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक मिली हुई हैं और एक दूसरे की आप सहोदरी कह सकते हैं या एक दूसरे की जननी भी कह सकते हैं। अब जननी भी कहा जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई ये भी कह दे कि तमिल से संस्कृत निकली है, हम ये भी मानने को तैयार हैं। अगर वो कोई ये मान ले कि संस्कृत से तमिल, क्योंकि भाई इन दोनों ही भाषाओं और लिपियों की जो जननी है वो वैदिक सभ्यता या सरस्वती जो सिंधु सभ्यता जिसे कहा गया, उसकी लिपि है। यानी कि हमारे जो आज से करीब 7000-8000 साल पहले के पूर्वज थे, उनकी जो भाषा थी उसी में से ये दो भाषाएं निकली हैं, दो लिपियां निकली हैं, जिनका नाम, जिसे एक को ब्राह्मी कह दिया जाता है, एक को तमिल कह दिया जाता है। और बाकी की जितनी भारत की लिपियां हैं, चाहे वो 1000 हो, 1500 हो, 100 हो, 200 हो, वो सब की सब भी इन दोनों के ही जो या तो उसके अपभ्रंश से निकली है, उससे अलग होके, या उसी में से शाखा के तौर पर उपजी है। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का झगड़ा है, और इसकी वजह से तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है, जिसकी परिणति इसमें होती है कि जब भी कोई उत्तर भारत का व्यक्ति जाता है, अगर वो अंग्रेजी बोलेगा तमिलनाडु में तो उसके साथ सही व्यवहार होगा, लेकिन जैसे ही वो हिंदी बोल देगा तो उसको वो अपना दुश्मन मानने लगते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अनार्य बताने की एक बहुत ज्यादा कुत्सित कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनका बेटा सनातन को मिटाने की कुत्सित सोच रखता है। वो कहता है कि सनातन डेंगू की तरह, इसको मिटा देना चाहिए। उसकी पार्टी का एक दूसरा नेता कहता है कि ये कुष्ठ रोग है, तीसरा नेता कहता है कि ये तो HIV वायरस की तरह से है। यानी कि जो एक संस्कृति है वो हमारे ही देश की है, हमारे ही पूर्वजों की है, उसी को आप दुश्मन बता दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ हजारों कोस दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से जो अंग्रेज आए और जो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो बातें आपको बताई, जो भी कचरा आपके दिमाग में भरा, आप उसको पत्थर की लकीर मान ले रहे।
तो ये जो सोच है ये भारत विरोधी है, भारत के जो राष्ट्र है भारत उसको तोड़ने वाली है। और जब तमिल और ये आर्य या द्रविड़ की बात की जाएगी तो तमिल वाला जो अलग राष्ट्र की वो मांग लेकर चलते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, वो सारी चीजें किसी भी हालत में देश के लिए ठीक नहीं है। ये सब लोगों को समझना पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे रिसर्च आगे आती है हमको अपनी पाठ्य पुस्तकों को, अपनी सोच को उसके साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो भी लोग चाहे धार्मिक प्रवचन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको वास्तविकताओं को भी अपने प्रवचनों में साथ में जोड़ के रखना चाहिए, जिससे लोगों को आराम से कोई व्यक्ति भ्रमित न कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी पर हम आपसे भी कहेंगे कि आप अपने जानकारी को बढ़ाएं, पढ़ते रहें। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से बहुत सारी गलत चीजें भी आती है, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें भी है जो आसानी से उपलब्ध है। जय हिंद।